हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आप तो लोग तो क्लास 7th में आ गए होंगे। चलिए क्लास 7 का शुरुआत करते हैं। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोग क्लास 6 में टॉप मारे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1, व्हेन, वेयर एंड हाउ, मतलब कि कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, हम तीनों पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे और सिविक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आता है टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि ऐसे टर्म यानी कि शब्द, एक तरह से वर्ड जो है डिस्क्राइब किए गए हैं हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट को दिखाने के लिए। सब कॉन्टिनेंट मतलब है कि हमारे जो इंडिया के अगल बगल देश हैं, ठीक है, जो कि पहले एक ही में थे। पाकिस्तान पहले एक ही में था, बाद में अलग हुआ। वैसे ही सारे, यानी कि अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान भी, नेपाल भी, चाइना भी, भूटान भी, और हमारा ये क्या बोलते हैं बांग्लादेश, और साथ ही साथ म्यांमार भी, सारे पहले क्या थे, एक में थे। वो तो बाद में पॉपुलेशन बढ़ता गया, लोगों का लालच बढ़ता गया, तो ये अलग अलग बटाता चला गया। हो सकता है फ्यूचर में, यानी कि आने वाले 1000 साल में, हो सकता है इंडिया के और टुकड़े हों, क्योंकि लोगों का काम यही है लालच के दौर में देश को बांटना। जैसे अभी तक इतना बांटा चलता गया है, वैसे भी हो सकता है और बांटा जाए। तो ये हमको पढ़ना है कि जो पहले के देश थे, यानी कि जो पहले ये सारे देश मिल के रहते थे एक साथ, उनको क्या कहा जाता था। ठीक है, उनको भारतवर्ष कहा जाता था, जिसमें अफगानिस्तान भी आता था, मतलब इंडिया से जुड़ा हुआ था वो। ठीक है, 6 कंट्री थी जो कि अब अलग हो गई हैं। पहले वो एक ही में थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, उनको अलग अलग ढकेल दिया। तो 6 कंट्री कौन से थी? अफगानिस्तान था, ठीक है, पाकिस्तान था, नेपाल भी था, इंडिया भी था। ठीक है, पहले बाद में अलग हुआ। इंडिया खुद ही, भूटान और बांग्लादेश, 7 6 कंट्री हैं, ये साथ में मिलकर रहते थे, यानी कि पूरा पूरा एक इंडिया था, यानी कि हिंदुस्तान था। बाद में धीरे धीरे अलग हो गया। हिंदुस्तान को पहले सब लोग क्या कहते थे, भारतवर्ष। तो भारतवर्ष इसको कहा गया है, जो 6 कंट्री हैं ये सब एक साथ मिल कर रहती थी, तो उसको भारतवर्ष कहा गया है। तो यही हम देखेंगे कि अलग अलग जो लोग आए, यानी कि जो अलग अलग पीरियड आया, मौर्य आए, गुप्ता पीरियड आया, ठीक है, अशोका आया, समुद्रगुप्ता आया, तो इनके पीरियड में नाम कैसे बदलता गया हिंदुस्तान का, मतलब हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, ठीक है, इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, भारतवर्ष कैसे पड़ा, और भी कई सारे नाम हैं। आर्य देश है, ठीक है, आर्यवर्ता है, सप्त सिंधु है, कई सारे नाम दिए गए हैं हमारे भारत को। ये लोग कौन थे? ये लोग बाहर के लोग थे। जब आते थे भारत में तो अपने हिसाब से इस भारत का नाम रखते थे, तो वही नाम फेमस हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन हुआ? इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक है, और भारत। तो यही सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है जो ये 6 देश थे मिल के भारतवर्ष कहलाते थे। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारतवर्ष क्या है, तो आपको 6 देश का नाम लेना है। क्या कहना है एग्जाम में, कि वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट जिसमें कंप्राइज हो, यानी कि मिला हुआ हो 6 देश। आज के 6 देश, पहले वो 6 देश नहीं थे, पहले वो एक ही देश थे, लेकिन बाद में 6 देश हो गए। कौन कौन से थे? अफगानिस्तान थे, पाकिस्तान थे, नेपाल थे, इंडिया था, भूटान था और बांग्लादेश था। इनको कंप्राइज करके, यानी कि मिला के भारतवर्ष कहा जाता था। बस हो गया, 1 नंबर या 2 नंबर का तैयार। ठीक है, पुराण जो था हमारा, जिसमें मतलब होता है ना पुराण, जिसमें कथाएं होती हैं, कहानियाँ होती हैं, उसमें भारतवर्ष को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया, यानी कि इसका मीनिंग बताया गया है। भारतवर्ष का असल में मतलब क्या होता है कि इंडियन ओशियन का नॉर्थ वाला पार्ट, यानी कि जो इंडियन ओशियन है, जैसे ये जो हमारा भारत है, ठीक है, ये पूरा इंडियन ओशियन है ना नीचे वाला, तो ये पूरा इंडियन ओशियन ही पूरा क्या कहा जाता था? भारतवर्ष कहा जाता था। क्योंकि ये जो कंट्रीज थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, चाइना छोड़ के, ठीक है, ये बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, सारा कंट्री एक था, जिसको हम पूरा क्या कहते थे? भारतवर्ष कहते थे। जो पूरा दिखा रहा है ना आपको, ये पूरा भारतवर्ष था। लेकिन बाद में लोग क्या हुए, पाकिस्तान को अलग कर दिया, अफगानिस्तान को अलग कर दिए, नेपाल को अलग कर दिए, भूटान, बांग्लादेश, सब धीरे धीरे क्या हुआ, अलग हो गया। तो ये देखो मैप है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का। तो सकता है एग्जाम में आपके मैप आए भरने के लिए कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट के 6 राज्यों को भरिए। 6 राज्य ऐसे याद कर लीजिएगा, सिंपल है। 2 राज्य इधर हो गए, यानी कि 2 कंट्री इधर हो गई, 2 यहाँ पर हैं, 1 नीचे है, हो गया। ठीक, ये सारी कंट्रीज क्या थी, पहले एक में थी, बाद में धीरे धीरे अलग हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन ओशियन का सारा नॉर्थ वाला पार्ट, ठीक है, क्या कहते हैं हम, वही यहाँ पर लिखा है, देखिए, द पुराण डिफाइन द टर्म भारतवर्ष इन द कंट्री लाइट ऑफ द नॉर्थ ओशियन, यानी कि इंडियन ओशियन। तो पूरे इंडियन ओशियन को ही, नॉर्थ वाले पार्ट को भारतवर्ष कहा जाता था पहले, लेकिन अब क्या हुआ, सब अलग अलग हो गया है। ठीक, यही कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि जैसे जैसे लोग आते गए, मानी कि जैसे जैसे 100 सालों में, 200 सालों बाद नए नए लोग आते गए, वैसे भारत का नाम बदलता गया। जैसे कि हिस्ट्री गिव द नेम ऑफ आर्य देश, यानी कि जो आर्यंस आए थे, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि इंडो आर्यंस आए थे, हड़प्पा को तबाह करने के बाद वो लोग आए थे भारत में। कहाँ रहते थे? इंडस वैली के, यानी कि जो सिंधु नदी है वहीं पर लोग रहते थे। तो जब वो लोग आए थे तो इस देश को, यानी कि भारत देश को क्या कहा जाता था? आर्य देश कहा जाता था। आर्य उनका नाम था, आर्यंस थे वो, ठीक है, तो उसी से नाम पड़ा आर्यंस। आर्य यानी कि आर्य देश, ठीक है, आर्यंस का देश। पहले वही लोग राज करते थे ना, तो उनका नाम आर्य देश पड़ गया उनके नाम पे।
फिर बाद में कुछ लोग और आए, तो क्या नाम पड़ा, ब्रह्म राष्ट्र। क्या नाम था, ब्रह्म राष्ट्र, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादातर ब्राह्मण थे, ठीक है। जब ये लोग आए थे, ब्राह्मण राज कर रहे थे, तो ब्रह्म राष्ट्र पड़ा था, ठीक है। फिर कुछ लोग आए, फिर इनका नाम पड़ा आर्यवर्ता। तो ये सारे नाम है भारत के ही। तो हो सकता है आप लोग एक जगह पर नोट कर लीजिए कि नेम ऑफ इंडिया यानी एशियन टाइम्स, यानी कि पुराने समय में जो नाम था। पहले था भारतवर्ष। भारतवर्ष कब था, जब 6 देश मिल के रहते थे, यानी कि 6 देश वहीं भर में बताया है। फिर नाम आया आर्यंस। आर्यंस जब आए थे तो उनके नाम पे पड़ा था आर्य देश। फिर ब्रह्म राष्ट्र पड़ा था। फिर आर्यवर्त पड़ा था, ठीक है। आर्यवर्त का अनदर नेम है, एशियंट नेम है, जो कि जब पतंजलि जिंदा थे, पतंजलि कौन थे, एक ऋषि थे। ये गुरु पतंजलि नहीं, जो पतंजलि नाम है ये एक ऋषि थे, यानी कि एक ऋषि थे जो उनका नाम था पतंजलि, उनके नाम पे पड़ा था आर्यवर्त, ठीक है। इंडिया का नाम पड़ा था। तो इनका जो जगह था कहाँ से, नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया लाई बिटवीन द हिमालयस लेके, यानी जो हमारा माउंटेन एवरेस्ट है वहाँ से लेके पूरा विंध्यास तक, मतलब पूरा साउथ तक कोई आर्यवर्त कहा जाता था, ठीक है। फिर फारसी लोग आए। आप लोग सुना होगा कि फारस के लोग आए थे इंडिया पर राज करने, जिसमें अलेक्जेंडर था। तो वो जब आया था तो एक किताब उन्होंने लिखा था, फारसी लोगों ने किताब लिखा था जिसका नाम था ज़ेंडा अवेस्टा। क्या नाम था, ज़ेंड अवेस्टा, ज़ेंड अवेस्टा, ठीक है, ZENDAVEST, ज़ेंड अवेस्टा, ठीक है। ये जब आए थे तो उन्होंने किताब लिखा था। उस किताब में हमारे भारत का नाम क्या पड़ा है, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का क्या मतलब है, जहाँ पर 7 नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो उसके नाम से ये लोग फारसी लोग हमारा मतलब नामकरण किए थे। तो जो अलेक्जेंडर आया था तो जो यहाँ पे वो राज किया था, मतलब राज किया मतलब हार ही गया था यहाँ पर। जब वो लगा आए थे तो उनकी किताब में मतलब वैसे तौर पे नहीं, उन्होंने जो किताब लिखा था इंडिया के बारे में, तो उस इंडिया को क्या दिखाया था, किस नाम से, सप्त सिंधु नाम से, ना कि इंडिया के नाम से। तो पहले के नाम ये थे, ये 4-5 नाम हैं, जैसे कि आर्यवर्ता है, आर्य देश है, ब्रह्म राष्ट्र है, सप्त सिंधु है और भारतवर्ष है। इन लोग को मतलब ये क्या क्या है आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो क्या पूछेगा आपसे, सप्त सिंधु पूछ सकता है कि ये कब मतलब कोई किसने दिया था, तो पर्शियन ने दिया था, यानी कि फारस के लोग, ठीक है, जब इंडिया आए थे, ठीक। और ये किताब है जो सप्त सिंधु कहाँ पर चर्चित है, एक ज़ेंड अवेस्टा के बुक में, ठीक है। फिर आर्य देश किसके नाम पे पड़ा, आर्यंस के नाम पे, ठीक है। आर्यवर्ता किसने दिया था, पतंजलि ने दिया था, मतलब पतंजलि नहीं, पतंजलि के टाइम पे दिया गया था, ठीक है। फिर भारतवर्ष किसको कहा गया, जब 6 देश मिल के रहती थी, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ नाम इंडियन के, यानी कि भारत के नाम। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि मतलब कई सारे नाम हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नोट बना लीजिए भारत के कौन कौन से नाम थे, कई सारे नाम हैं। फिर एक कह रहा है कि जो ग्रीस के लोग आए थे, यानी जो अलेक्जेंडर आया था तो उसके जो मतलब पंडित वगैरह थे वही लोग ग्रीस के थे, यानी कि जो उसके गुरु वगैरह थे वो ग्रीस के लोग थे। तो उन्होंने नाम दिया था भारत का सिंधु, इंडोस करके। तो फिर उसी को इंडोस को थोड़ा मतलब एडिट करके इंडिया बताया गया नाम को, ठीक है। देखो INDIA होता है, तो इंडोस यहाँ OS को हटा के IA लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो इंडो भी क्या है, एक तरह का नाम है जिसने किसने दिया था, ग्रीक ने दिया था। तो वही यहाँ लिखा है, बोरो द टर्म सिंधु और इंडोस फ्रॉम द पर्शियन, यानी कि पर्शिया के लोग थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहता है द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है ना। इस द टर्म इंडोस, उसने भी अपनी किताब में क्या इंडोस का टर्म एक मतलब यूज़ किया था। इंडोस मतलब कि भारत, हमारा इंडिया, ठीक है। ये सारे नाम हैं जो एशियन टाइम में भारत के पढ़ रहे थे, जो राज करने आया था उसके नाम पे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये इंडोस जो रखा था वो एक रोमन एम्पायर था, यानी कि रोम का था। फिर आया बुद्धिज़्म। जब बुद्धिज़्म धर्म आया था तो वहाँ के चाइना के कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने जब अपने किताबों में लिखा तो वहाँ इंडिया का नाम क्या पड़ा, टाइन चू, ठीक है, टाइन चू फॉर इंडिया के लिए। तो ये चाइनीज़ का नाम है। तो ये वो भी हो सकता है पूछे कि जो चाइनीज़ के धर्म, जब चाइनीज़ के लोग आए थे, यानी कि जो मोंक आए थे, जो गुरु वगैरह आए थे, ऋषि वगैरह आए थे चाइनीज़ के, चाइना के भी ऋषि होंगे ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि बस इंडिया में लोग ऋषि होते हैं, चाइना में भी ऋषि होते हैं। तो जब चाइना के लोग आए थे भारत में तो इंडिया का के नाम क्या रखा गया था उनकी लैंग्वेज में, टाइचू। टाइचू मतलब भारत हमारा, ठीक है, फॉर इंडिया। फिर कह रहा है कि ह्यून सैंग करके एक फिर चाइनीज़ आया था, ये दूसरा चाइनीज़ था, साला इतना चाइनीज़ आ रहे हैं सब, सॉरी, ये दूसरा चाइनीज़ था जिसका नाम था ह्यून सैंग, जो विजिट किया था दोबारा अनदर टर्म इन टू कैम टू बी फॉर इंडिया। सोचो इंडिया के इतने नाम क्या बताया जाए, 2 चाइना से हो गए, ठीक है, 2 ग्रीस से हो गए, सिंधु और ये क्या बोलते हैं सब सिंधु और इंडोस। फिर आर्य देश हो गया, आर्यवर्ता हो गया, फिर ब्रह्म राष्ट्र हो गया, फिर भारतवर्ष, सबसे बढ़िया था भारतवर्ष, यानी कि हिंदुस्तान, यानी कि पूरा 6 देश, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए। चाइनीज़ का जो सबसे पहला बुद्धिज़्म में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस बुद्धिज़्म में यानी कि जो हमारे बुद्ध थे उनके जो भक्त थे चाइना के, वो लगाए थे, तो टाइचू रखा था। फिर दूसरा ह्यून सैंग करके, ठीक है, आया था दोबारा घूमने भारत में, तो उसने अपनी किताब में क्या जिक्र किया था, यून टू करके, ठीक है, यून टू।
तो टाइंचू और इंटू दोनों का मतलब क्या है? भारत। इंटू इन चाइनीज में मतलब होता है मून, यानी कि वो हमारे देश को एक चंद्रमा से रिलेट करते थे, कितना खूबसूरत है, जो कि था भी। ठीक है, तो हमारा भारत देश अपने आप के गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश में जन्म लिए हैं। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि जो पर्शिया के लोग थे, यानी कि जो फारसी लोग थे, वो हिंदू को क्या बोलते थे? हाँ, हुड्डू बोलते थे। क्या बोलते थे? हुड्डू। ग्रीक मतलब अपनी भाषा में, जैसे अगर हम लोग उर्दू या किसी और भाषा में बात कर रहे हैं तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन मतलब उनसे अलग होता है, तो वैसे ही वो लोग हिंदू को क्या बोलते थे? हुड्डू बोलते थे, यानी कि हिब्रू। मतलब हिब्रू में हुड्डू मतलब होता है हिंदू एक तरह से। ठीक है, तो वो लोग हुड्डू बोलते थे। इंडस इन लैटिन, टाइंचू इन चाइनीज विल और कर फ्रॉम सिंधु। द डिसेंडेंट ऑफ भारत केम टू द नोन एज इंडियन एंड हिंदू। तो फिर ये बाद में जो हिंदूज था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंडियंस कर दिया गया। मतलब कई सारे नाम पड़े हैं। तो मेन आपका क्या है? ये दोनों चाइनीज़ वाले हैं, पूछता है सप्त सिंधु पूछेगा और भारतवर्ष पूछेगा। तो भारतवर्ष में क्या बताना कि 6 देश मिलकर एक साथ रहते थे, उसी को भारत देश कहा जाता था, यानी कि भारतवर्ष कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है, जब ये लोग कुछ मुस्लिम आए थे, यानी कि जो जैसे अकबर वगैरह आए थे, तो वो भी जब आए थे तो कुछ मतलब पूरे इंडिया को नहीं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जिनको उन्होंने नाम दिया था, जैसे मिन्हाज सिराज। इनको 13वीं सेंचुरी में लोग आए थे, तो भारत के कुछ राज्यों को इन्होंने नाम दिया था, जैसे कि पंजाब को, हरियाणा को और गंगा यमुना के जो बीच की ज़मीन थी उनको ये लोग क्या कहते थे? मिन्हाज सिराज कहते थे। तो ये लोग कौन थे? मुस्लिम वगैरह थे जो सल्तनत अपना बनाने आए थे भारत में। तो ये लोग अपना नाम दिए कौन? मिन्हाज सिराज। और इन्हीं लोग के द्वारा ही नाम दिया गया था हिंदुस्तान। ठीक है, इसका मतलब होता है भारत या इंडिया। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग टाइम पे, यानी कि टाइम टू टाइम, मतलब नाम जो है भारत का टाइम पे टाइम बदलता रहा गया, यानी कि हर 100 सालों में, 150 सालों में भारत का नाम बदलता रहा। और कौन बदलते थे लोग? पर्शियन वगैरह थे। ठीक है, ये लोग बदलते थे। ग्रीक के लोग आते थे, वो लोग बदलते। फिर रोमन के लोग, यानी कि रोम, यानी कि जहाँ पिरामिड है, रोम के लोग आते थे तो वहाँ के लोग बदलते थे। भी चाइनीज़ जो आते थे, अपनी किताब में टाइंचू पुंचू करके पता नहीं क्या क्या लिखते थे, टाइंचू और यूनटू करके लिखते थे ना, ऐसे ही कुछ था। तो ये लोग थे जो भारत का नाम बार बार चेंज करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब भारत अपने लेवल पे आ गया, यानी कि अपने कंडीशन को संभालने लगे, पूरे भारत के लोग संभालने लगे, तो नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। ठीक है, इन नामों को भुला दिया गया, यानी कि जो हमारे इंडिया के लोग नाम रखे थे वो चल रहा है। हिंदुस्तान लेकिन हिंदुस्तान का जो नाम रखा था ये लोग रखे थे कौन? पर्शियन और रोमन वगैरह। ठीक है, तो जो नाम मैंने बताया है उसको नोट कर लीजिएगा, कौन कौन किसने नाम दिया था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द टाइम फ्रेम ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास हुआ था हमारे भारत का, वो वाला हम पार्ट देखेंगे। तो उसी को हम कहते हैं मेडिवल पीरियड। ये कितना था? 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक था। ठीक है, यानी कि 8वीं शताब्दी से लेके 18 शताब्दी, यानी कि लगभग 10 मतलब कि 1000 साल में सबसे ज़्यादा भारत का विकास हुआ था और सबसे ज़्यादा लोगों ने इस भारत को लूटा था, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर लूटा गया था भारत को इस 10 सालों में। ठीक है, तो इसी को मेडिवल पीरियड कहा गया है भारत के इतिहास का। देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि हर एक देश का जो इतिहास है वो लगभग 3 भागों में डिवाइड है। मतलब किसी भी देश का जो इतिहास होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। क्या क्या? पहला है एंशिएंट, यानी कि बहुत पुराना इतिहास। ठीक है, दूसरा है मेडिवल, यानी कि मीडियम वाला, यानी कि बीच वाला, और तीसरा मॉडर्न, यानी कि नए ज़माने का इतिहास। तो हमारा अभी क्या पढ़ रहे हैं? मेडिवल वाले पढ़ रहे हैं। एशियंट हमने क्लास 6 में पढ़ा है। ठीक है, क्लास 7 में हम मेडिवल पढ़ेंगे और क्लास 8 में मॉडर्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्लास 7 में है तो मेडिवल पढ़ते हैं, यानी कि बीच वाला टाइम जो हुआ था, जो कांड किए थे सब कौन? पर्शियन और ग्रीक और रोम वाले, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो हम बीच वाला पढ़ रहे हैं, यानी कि मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट में वही कह रहा है कि जो भारत का मेडिवल पीरियड है वो 8th सेंचुरी से लेकर, यानी कि 8 शताब्दी से AD से लेकर, AD मतलब क्या होता है? अनु डोमिनी। ठीक है, यानी कि क्राइस्ट के पैदा होने के बाद से लेके 18 सेंचुरी तक। ठीक है, रफली बिटवीन 7 से लगभग 1700 साल, यानी कि मतलब वही 1000 सालों तक राज किया गया था। 7 से 17 तो वही तो हुआ, 7 मतलब 1000 साल। तो ये 1000 साल का था यह कौन? मेडिवल पीरियड। मतलब कि 8th सेंचुरी से लेके, ये आपको याद रखना है, 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक ये था हमारा क्या था? मेडिवल पीरियड था, जो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेडिवल पीरियड यानी कि बीच का पीरियड। कह रहा है जो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक जो हम पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि इसी सेंचुरी में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? पॉलिटिकल का, यानी कि राजनीतिक का विकास हुआ था। मतलब राजनीति में लोग काफ़ी ज़्यादा उभरने लगे थे। सोशल में, यानी कि सामाजिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा लोग डेवलपमेंट हो रहे थे, लोग इधर से उधर जा रहे थे, अपना बिजनेस खोल रहे थे। ठीक है, इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक रूप भी क्या हो रहा था?
ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रहा था। अ ग्रेट मेनी चेंजेस वर टेकिंग प्लेस, यानी इस पीरियड में, यानी कि 1,000 सालों में, यानी कि 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, जो कि हमको इसको पढ़ना है, इसलिए इसको मेडिवल पीरियड कहा गया। ठीक है, तो ये बीच में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। किस में चेंज हो रहे थे? पॉलिटिकल में, सोशल में, इकोनॉमिक में। ठीक, वही हमको देखना है। कह रहा है कि मिडिल पीरियड में लोग क्या करते थे, ये जो मुगल एम्पायर था, यानी कि जो अकबर वगैरह थे, औरंगजेब थे, जहांगीर था, ये लोग राज कर रहे थे। लेकिन 18th सेंचुरी के ख़त्म होते होते, मतलब 18th सेंचुरी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके मिडिल में ही क्या हुए, ब्रिटिश वाले आ गए। ब्रिटिश वाले यानी कि अंग्रेज आ गए भारत पर राज करने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि द ब्रेकअप द मुगल एम्पायर एंड कमिंग ऑफ ब्रिटिश इन पावर इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के बीच में, लगभग 12-13 सेंचुरी की जब चल रहा था, ठीक है, या 11-12 सेंचुरी जब चल रहा था, तभी वो आए थे। कौन आए थे? अंग्रेज, जो कि पूरी तरह से सोने की चिड़िया को लूट के लेकर चले गए। सोने की चिड़िया किसको कहा गया? हमारे भारत देश को, यानी कि हमारे भारत देश में भर भर के सोना और डायमंड वगैरह रखे थे उस टाइम में। ठीक है, कब? 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में। लेकिन पहले तो ये लोगों ने लूटा, यानी कि जो मुग़ल वगैरह थे, यानी कि जो मुस्लिम वगैरह के जो राजा थे, यानी कि अकबर, जहांगीर, मतलब ये लोग थे, उन्होंने लूटा। लेकिन 10 सेंचुरी तक लूटा, फिर 11-12 सेंचुरी तक अंग्रेज आ गए, फिर इन्होंने अच्छी तरह से लूटा, मतलब लूट के पूरी तरह से एकदम ठीक है। लेकिन तभी भी देखो हम लोग कितना तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो मिडिवल पीरियड है, यानी कि जो बीच वाला पीरियड है 8 से लेकर 18 तक, इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 2 हिस्सों में मतलब पहला है कि 8 से लेकर 13th सेंचुरी तक, यानी कि जब मुगल राज कर रहे थे, यानी कि जब अकबर वगैरह राज कर रहे थे, तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक अकबर वाला और एक ब्रिटिश वाला, यानी कि अंग्रेज वाला। तो जो अकबर वाला था वो 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक डिवाइड किया गया, और उसको क्या कहा गया है? अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी कि जो पहले जब अर्ली मतलब शुरुआत होता है ना, कि जल्दी जब शुरू हुआ था मेडिवल पीरियड, जब मुगल राज करना शुरू किए थे, तभी को उसको क्या कहते हैं? अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी कि शुरुआती बीच वाला पीरियड। और कब से कब तक था? 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी, यानी कि 13 सेंचुरी तक। सेंचुरी होता है शताब्दी, यानी कि एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक, मान लो कि लगभग 3-5 यानी कि 500 साल तक इन्होंने राज किया। किन्होंने? मुगलों ने राज किया। ठीक है, फिर 30th सेंचुरी से लेकर 80th सेंचुरी तक, यानी कि 12-6-18 5 साल इन्होंने राज किया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। उसको क्या कहा गया? कौन सा पीरियड? लेटर मेडिवल पीरियड, यानी कि बाद वाला जो मेडिवल पीरियड था, यानी कि जो खत्म होने वाला पीरियड था, 13 से लेकर 18 तक अंग्रेजों ने राज किया, और बहुत ही बुरी तरह से राज किया भारत पे। तो ये था, 2 हिस्सों में बांटा गया था। ठीक है, इसी 2 हिस्सों को हम पढ़ेंगे, मतलब पूरे चैप्टर में या पूरे हिस्ट्री में। ठीक है, किसको? अर्ली मेडिवल पीरियड को और लेटर वैदिक पीरियड को। अर्ली कब से कब तक था? 8 सेंचुरी से लेकर 13 सेंचुरी तक, और 13 सेंचुरी से 18 सेंचुरी कौन था? लेटर मेडिवल पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड। ठीक है, इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक काफ़ी ज़्यादा मतलब कांड हुए, यानी कि हिस्टोरिकल ट्रेंड चले। कांड मतलब होता है मैटर, कई सारे दिक्कतें मतलब हुई वहाँ पे लोगों को, तो वो सब इसमें हम देखेंगे, जो कि एशियन पीरियड में नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जो 8 से लेकर 18th सेंचुरी तक था, वो भारत का सबसे ब्लैक डे था, यानी कि ब्लैक सेंचुरी था, क्योंकि वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। भारत के लोगों को, वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती बंद कर दिया जाता था जेलों में, मुगलों के द्वारा भी और अंग्रेज़ों के द्वारा भी। ठीक है, तो इनको हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो पहला पॉइंट कहता है कि इस पीरियड में, किस पीरियड में? मेडिवल पीरियड में जो सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल था, यानी कि काफ़ी मात्रा में क्या था, यानी कि इन्फॉर्मेशन मौजूद था पुराने के समय। देखो पुराने के समय में क्या होता था, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं हो पाता था। ठीक है, लिखने का तरीका नहीं था कि किस पर लिखा जाए। लेकिन जब 8 से लेकर 18th सेंचुरी, यानी कि मेडिवल पीरियड जब चल रहा था, तो उसमें कई ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो गई थी, विकास हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को मतलब हर एक चीज़ लिखना और बनाना मतलब काफ़ी आसानी से आता था। लिखना भी लोगों को आ गया था। ठीक है, आग जलाना भी आ गया था, मतलब हर चीज़ आ गया था। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, चेंजेस हो गए थे, जो कि एशियन पीरियड में नहीं हो पाए थे। एशियन यानी कि जो पुराने 8th पीरियड के जो पहले का समय था, उसमें इतना विकास नहीं हुआ था जितना कि इसमें हुआ था, या इसमें यानी कि मेडिवल पीरियड में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज दैट वी स्पीक नाउ पर्टिकुलरली हिंदू एंड उर्दू डेवलपिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 8 और 18th सेंचुरी के बीच में जो भी हम भाषाएं बोलते हैं, मतलब संस्कृत छोड़ के हिंदी और उर्दू, इन्हीं भाषा यानी इन्हीं के पीरियड में क्या हुआ था, ईजाद हुआ था। मतलब इसके पहले में क्या बोला जाता था, संस्कृत या प्राकृत लैंग्वेज, जो हमने क्लासिक्स में देखा है। ठीक है, तो मतलब वही कह रहा है कि बहुत सारे भाषाएं हैं जो हम लोग अभी बोलते हैं, यानी कि हिंदू उर्दू बोलते हैं, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, यानी कि ग्रोथ हुआ था इसी पीरियड में, यानी कि मेडिवल पीरियड में। इसीलिए इसको थोड़ा हमको पढ़ना जरूरी हो जाता है। जो हम लोग बोल रहे हैं इसमें, जो हम जिस बात में बात कर रहे हैं, वो भाषा कब स्टार्ट हुआ है बोलना, 8 से लेके 18th सेंचुरी के बीच में, यानी कि मेडिवल पीरियड में।
तो पहला था भाषा, दूसरा कह रहा है कि जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, या जो भी हम मतलब फेस्टिवल मनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से डेवलपमेंट हुआ, इसी पीरियड में, यानी कि मिडीवल पीरियड में। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। इसी में दूसरा पॉइंट है कई सारे सोशल कस्टम, यानी कि जो सामाजिक रिवाजें हैं जो आई थी कि कोई बड़ा आता है तो उसको पैर छूना है। ठीक है, तो ये सब मतलब जो भी ट्रेडिशन था, पारंपरिक था, इस जो भी विश्वासें थी हमारे देवताओं देवती में, ये बढ़ता चला गया। सबसे ज़्यादा कब बढ़ा, इसी पीरियड में, यानी कि मिडीवल पीरियड में। तो यही कह रहा है कि लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, जो हम खाते हैं, ठीक है, जो हम पहनते हैं कपड़ा, ठीक है, ये सारा इम्पैक्ट किसमें पड़ा, इस पीरियड में पड़ा। फिर कह रहा है कि इसी पीरियड में, यानी कि मिडीवल पीरियड में ही जितने भी कल्चर थे, यानी कि जो संस्कृति, जो रिवाज, जो रीति रिवाज था, डेवलप हो रहा था, वो इसी पीरियड में हुई। जैसे कि डेवलप विद द फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर ट्रेड, यानी कि जितने भी फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं इस समय मनाए जाते हैं, इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, डेवलप हुए थे, चाहे हिंदू को चाहे मुस्लिम को हो। ठीक है, व्हाट वाज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड इज स्टिल कॉमन हेरिटेज, यानी कि जो भी इस पीरियड में प्रोड्यूस किया, यानी कि जो भी इस पीरियड में रीति रिवाज बनाए गए थे, कि क्रिएट किए गए थे, वो अभी तक मनाए जाते हैं। इसलिए इसको हमको पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो भी हम लोग इस समय जो काम करते हैं या जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो सारा किस में क्रिएट हुआ है, मिडीवल पीरियड में, यानी कि 8 लेके 18th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो पंडित वगैरह थे ना, जो पंडित वगैरह डेवलप हो रहे थे, डेवलप मतलब कि पंडित वगैरह जो आ रहे थे मंदिरों में और मस्जिदों में, ठीक है, तो वो भी लोग इसी पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं। वही कह रहा था, भक्ति एंड सूफी संत, यानी कि जो पंडित वगैरह थे, यानी जो संत थे, वो एक नया समझ लोगों में भर रहे थे, हिंदुज़म और इस्लाम दोनों में। ठीक है, विच रिजल्ट अ ग्रेटर स्पिरिट म्यूचुअल हार्मोनी ऑफ टॉलरेंस, यानी कि जो बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा था, यानी कि बड़ा असर डाल रहा था लोगों के बीच में। ठीक है, क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज था, यानी कि जो हिंदू उर्दू था वहाँ के लोगों का कॉमन लैंग्वेज था, जिसकी वजह से लोगों का समझना काफ़ी आसान हो जाता था। जैसे आप अगर हिंदी लेक्चर देखते हैं तो आप उसको काफ़ी आसानी से समझ लेंगे कि ये फॉर एप्पल होता है। वही आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती है, अगर एप्पल मतलब क्या होता है, तो आपको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मतलब हिंदी लेक्चर आपको समझना काफ़ी आसान होगा, किसके मुकाबले, अंग्रेजी मुकाबले। इसीलिए यहाँ पर जो मिडीवल पीरियड था, वहाँ के लोग क्या थे, लोकल भाषा बोलते थे, हिंदी उर्दू बोलते थे। इसी वजह से जो भी हम लोग पहनते खाते पीते थे, धर्म वगैरह थे, जो पंडित वगैरह थे, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते थे लोगों के ऊपर। ठीक है, फिर कह रहा है कि पैसे वगैरह जो आया था, जो अभी तक पैसे को लोग पीछे भागते हैं, ये भी कहाँ से ईजाद हुआ, उसी पीरियड में। कहाँ, किस पीरियड में, मिडीवल पीरियड में। द इंस्टीट्यूशन ऑफ वेल मेंटेन करेंसी लेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, द एवर मार्क डेवलपमेंट, कल्टिवेशन, एक्सपेंशन, ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी कि जो भी आजकल तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि लोग पैसे के पीछे भागते ही रहते हैं, पूरा जीवन भागते रहते हैं, पूरा जीवन उसी में वेस्ट कर देते हैं, और उनके अलावा पूरा जो फैमिली वगैरह खुशी रहता है वो सारा त्याग देते हैं। आप ही देख लीजिए, जो बच्चा रहता है क्या करता है, 3 साल के बाद क्या होता है, पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही 6 साल का होगा, बाहर भेज दिया जाता है हॉस्टल में या किसी सिटी में पढ़ने के लिए। फिर वो उसका जब तक जॉब नहीं लगता तब तक वो घर से बाहर रहता है, पढ़ता रहता है। जितनी भी खुशियाँ रहती हैं घर की, उसका बचपन रहता है, जवानी रहती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फिर जब जॉब लगता है तो जॉब में करता रहता है, रात दिन भर जॉब ऑफिस में, और रात भर घर पे सोता है बेचारा। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसको पढ़ाता है, और इसे पढ़ाते पढ़ाते वो बीमार होकर मर जाता है। ठीक है, तो एकदम से क्या हुआ, पैसे के पीछे भागते 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 बाकी जो ज़िंदगी है लोग छोड़ देते हैं। तो ये जो पैसा का जो करेंसी है वो कहाँ से ईजाद हुआ, इसी पीरियड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है। नेक्स्ट पार्ट आता है, अट्रैक्टेड बाय द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, मेनी यूरोपियन कंट्री ट्राई टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विथ इंडिया। यानी कि जैसे भारत में, यानी कि जब मुगल वगैरह और अंग्रेज वगैरह आए थे, तो पैसे का भाई ईजाद हो रहा था, जिसकी वजह से करेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने लगी उस समय में। तो बाकी जो अगल बगल के देश थे, जैसे कि जो यूरोपियंस थे, जो यूरोप के लोग थे, वो भी लोग क्या करने लगे, डायरेक्ट ट्रेड करने, यानी कि डायरेक्ट बिजनेस करने लगे इंडिया से, क्योंकि इंडिया में पैसा क्या हुआ था, ईजाद हो गया था। सबको पैसा ही चाहिए था, तभी भी और अभी भी। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि पैसों को लेकर तब से लेकर अभी तक जो ईजाद हुआ है उसी के लोग पीछे भागते चले गए हैं। हाउएवर द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी वर्स्ट, दे वर टू अडेयर द क्या है, उर्दा सिस्टम विच जनरली डिस्ट्रिक्ट दिस फ्रीडम। कह रहा है उस पीरियड में, यानी कि मिडीवल पीरियड में औरतों को ज़्यादा मतलब सम्मान नहीं दिया जाता था, यानी कि उनको घर में रखा जाता था। ठीक है, वही पीरियड अभी तक मतलब अभी मतलब 10 साल पहले तक चल रहा था, यानी कि 2010 तक लगभग चल रहा था। 2010 के बाद जब लोगों के दिमाग में और ज़्यादा मतलब विकसित हुआ, उनका दिमाग और ज़्यादा विकसित हुआ, तो लड़कियों को भी लोग क्या करने लगे, पढ़ाने लगे। मतलब उनको इतना वो था कि लड़कियों को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनका काम क्या है, बस घर में खाना बनाना है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। और ये कहाँ से आया था, मिडीवल पीरियड में, यानी कि 8 से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में आया था। कुछ पार्ट ऐसी हैं जो अच्छा हुआ, लेकिन कुछ पार्ट और बहुत बुरी है, जो कि उस पीरियड में जन्म ली थी, यानी कि क्रिएट किया गया था। ठीक है, ये था हमारा मिडीवल पीरियड। अब देखते हैं ग्रेट मेनी चेंजेस इन द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। अब और क्या क्या मेजर चेंजेस हुए इन समाज में, ठीक है, या राजनीति में, या पैसे में, या धर्म में। तो क्या क्या चेंजेस हुए देखते हैं मेन।
तो यहाँ पे कह रहा है पहला पॉइंट, कह रहा है कि जो भी चेंजेस हुए हैं इस पीरियड में, यानी कि 8 लेके 8वीं सेंचुरी तक, यानी कि 700 लेके 1750 AD तक, यानी कि 1000 सालों में जो भी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। किस में चेंजेस हुए हैं? समाज में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, बदलाव आया है। राजनीति में बदलाव आया, धर्म में बदलाव आया है। जिससे पहले के लोग अगर 10,000 धर्म को मानते थे और अब 10 लाख लोग मानते हैं, ठीक है। पहले के लोग अगर 10,000 लोग पैसे के पीछे भागते थे और 10 लाख लोग पैसे के पीछे भागते हैं। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए उस पीरियड में जो अभी तक चल रहे हैं। ये जो सारे चेंजेस आए हैं सोशल में, पॉलिटिकल्स में, इकोनॉमिक और रिलीजियस फील्ड में, क्लास 7 में हमको यही सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर आपका बेसिक्स है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो क्लास 6 में हमने देखा अर्ली एशियन टाइम, इसमें देखेंगे हम मेडिवल, और अगले देखेंगे क्लास 8 में क्या देखेंगे हम? मॉडर्न पीरियड। कह रहा है कि 8th सेंचुरी से लेके 8वीं सेंचुरी में जो धर्म थे, जो मतलब रिलीजियन थे, उसमें लोगों को बांट दिया गया। किस में बांट दिया गया? लोअर कास्ट में, अपर कास्ट में। मतलब पहले तो बटा ही था, लेकिन उसमें और ज़्यादा बांट दिया गया। जब से मुगल वगैरह आए और अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने उसका फ़ायदा उठाया, जातिवाद का फ़ायदा उठाया, और लोगों को क्या हुआ? बेवकूफ़ बना के वो लोग लूटते चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वो लोग मतलब बुद्धिमान थे, जातिवाद उसमें कुछ था नहीं, और बस इंडिया में ही धर्म था, जो कि अभी भी धर्म है। धर्म के नाम पे अभी भी राजनीति होता है, ठीक है। तो वही अभी भी चल रहा था और वही पहले भी चल रहा था, जिस वजह से लोग क्या होते हैं? बेवकूफ़ बनते चले जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि धर्म को छोड़िए, अपनी इंसानियत को दिखाइए, ठीक है। एक काइंडनेस, दयालुपन दिखाइए अपने अंदर, जो सही इंसान है ऊपर के अंदर। ये सब क्या, धर्म सारे इक्वल हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी लोग, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा होता है, सब लोग इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वही हमको सिखाना चाहता है हिस्ट्री आपको। कह रहा भाई बहुत सारे ग्रुप्स आए, जैसे कि राजपूत लोग आए, ठीक है। यहीं पर मतलब ये लोग क्रिएट हुए थे। कहाँ पर? मेडिवल पीरियड में राजपूत आए थे, मराठास आए थे, ठीक है। मराठा क्यों कहा गया है? जो मध्य प्रदेश के लोग होते हैं, महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं, उनको कहा जाता है। सिख आए थे, सिख यानी कि जो पंजाब में लोग होते हैं, नहीं, जट भी पंजाब में होते हैं। अहिर यानी कि यादव, ठीक है। क्या और आए थे? खैताज आए थे। खैताज पता नहीं कौन सा होते हैं, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही कई सारे मतलब लोग आए थे, धर्म आए थे, मतलब कई तरह का धर्म आ रहा था इस पीरियड में, जो कि अभी तक फॉलो किया जाता है, ठीक है। इस पीरियड में बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ भारत में, और इस तरीके से जो मैप दिखाया गया है यहाँ पर ट्रेड किया जाता था, मतलब दूसरे जगह के लोग आते थे, भारत में लूट के ले जाते थे। तो एक तरह से भारत क्या था? सोने की चिड़िया थी, जिसको हर वक्त लूटा गया, ठीक है। कह रहा है कि इस पीरियड में जैसे चेंज हुए हैं, वैसे से पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था। मतलब इसी पीरियड से पॉपुलेशन भी बढ़ना काफ़ी तेज़ हुआ। जिससे पहले के लोग क्या होता था, मतलब एशियन पीरियड में अगर साल भर में जैसे 1 लाख लोग पैदा हो रहे हैं, तो इस पीरियड में मतलब कि 8 से लेकर 8वीं सेंचुरी में 1 लाख के अलावा 10 लाख लोग पैदा होने लगे। जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल था, वो भी क्या हुआ? क्लियर होने लगा, यानी कि कटने लगा। और कटते करते इतना कम हो गया कि इस समय में मतलब जंगल जो है भी बस 19% रह गया, और 80% क्या है? लोग रह गए हैं भारत में। अगर आप डाटा उठाते हैं, गूगल पे कभी सर्च करिएगा, या मैंने सिविक्स में क्लास 6 में पढ़ाया था, शायद ज्योग्राफी में पढ़ाया था, ठीक है। उसमें बताया कि 19% बस भारत में जंगल है, और 80% यानी क्या है? लोग रहते हैं। सोचो, मतलब 19% में देखा जाए तो 19 पेड़ हैं और 80 लोग उसका ऑक्सीजन लेने वाले हैं। कैसे लोग जिंदा रह पाएंगे? तो ये अभी और ज़्यादा बुरा होने वाला है आने वाले 100 सालों में। तो भाई हम ही लोग की गलती है, और हम ही लोग भुगतेंगे भी। तो क्या है, इस तरीके से उस तरीके से मतलब उस टाइम मेडिवल पीरियड में जंगल साफ होते चलेगा, और इस समय में ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं। कह रहा हूँ वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था किसका? स्पाइनिंग का, यानी कपड़े बुनने का, ठीक है। व्हील का डेवलप हुआ था, यानी कि पहिए का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का डेवलपमेंट, यानी कि कैसे देश को चलाया जाता है। और नए नए सब्जियाँ और नए नए खाने आए थे, जैसे कि आलू वगैरह आ गया था उस टाइम पे मेडिवल पीरियड में, ठीक है। कॉर्न यानी कि जो हम लोग कॉर्न खाते हैं, भुट्टा, वो भी उस समय में प्रोड्यूस होने लगा था। चिलीज यानी कि मिर्चा आ गया था, चाय पत्ती आ गया था, कॉफ़ी आ गया था। मतलब सोचो उस टाइम में काफ़ी लोग एडवांस थे, और वही लोग हम लोग करते हैं। अभी भी आलू खाते हैं, अभी भी कॉर्न खाते हैं, अभी भी मिर्चा खाते हैं, अभी भी चाय पीते हैं, अभी भी कॉफ़ी पीते हैं। तो वही इसीलिए हमको पढ़ना पड़ता है मेडिवल पीरियड, क्योंकि वहीं से सब ये सारी चीज़ क्या हुआ है? इजाद हुआ है। जो भी आज हम लोग लाइफ में देख रहे हैं, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे जीवन काल से रिलेटेड हो, सब कहाँ से आया है? मेडिवल पीरियड से। उसके पहले के जो लोग थे वो सबसे बेस्ट लोग थे, क्योंकि वही लोग बिंदास लोग घूमते थे, ठीक है। एक जगह पर रहते थे, अपने गांव में रहते थे, फैमिली के साथ रहते थे, एंजॉय करते थे। कोई पैसे का टेंशन नहीं था, कोई अमीरी गरीबी का टेंशन नहीं था, ना कोई धर्म का टेंशन था। आराम से लोग रहते थे, ठीक है। मेनी ग्रेट इम्पायर्स फ्लोरिस्ट, कई सारे कह रहा है कि यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े इम्पायर्स आए, बात यानी कि बड़े बड़े राजा आए, ठीक है। फ्लोरिस्ट हुए, यानी कि उनका ग्रोथ हुआ। जैसे कि चोलास वगैरह आए थे साउथ में, खालिद से भी साउथ में आए थे, तुगलक आए थे, मुगल एम्पायर आया था। मुगल एम्पायर मतलब सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है उस टाइम का, क्योंकि यही सारे लोग थे जो मुगल एम्पायर था वो सबसे बड़ा एम्पायर था उस समय का, क्योंकि इस पूरे भारत में राज किए थे इन्होंने। ये कौन थे? मुगल, यानी कि मुस्लिम वगैरह थे। तो बाहर से आए थे लोग, ठीक है।
फिर इनके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने राज किया, तो पूरी तरह से भारत को लूट लिया गया इन लोगों के द्वारा। और यहाँ के लोग क्या थे, बस धर्म के चक्कर में पिसाते चले गए, यानी कि बेवकूफ़ बनते चले गए, और अभी भी लोग वही करते हैं। इतना नॉलेज होने के बाद भी लोग धर्म को फॉलो करते हैं। यार धर्म को फॉलो करो ठीक है उसके, लेकिन अपने आप को भी तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, ठीक है। सारा धर्म इक्वल होता है, मैं बार बार कहूँ सारा धर्म इक्वल होता है, कोई भी छोट बड़ा नहीं होता है। अगर विकास करना है तो सबको लेकर चलो, धर्म के नाम पर लोग बेवकूफ़ बनाते चले जाते हैं। वी सेल बिकम फैमिलियर इन कंपेयरिंग दिस चैप्टर, इन चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब हिस्टोरिकल सोर्सेज, यानी कि हिस्ट्री में क्या क्या मेन चेंजेस हुए हैं। कह रहा है जो भी हम पढ़ रहे हैं या जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो कैसे हमें पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, मैं बात बताता हूँ कि ये लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ों को अध्ययन करके बताते हैं कि ये कितना पुराना है, ठीक है। और लिटरेरी सोर्स, यानी कि जो कहानी वगैरह पहले लोग लिखते थे लोग, यानी कि मेडिवल पीरियड में, कि 8th सेंचुरी से लेकर 80th सेंचुरी जब लोग ये लिखते थे, उन्हीं चीज़ों से हमको पता चलता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं हम आर्कियोलॉजी सोर्स, यानी कि जो बिल्डिंग्स हुई हैं पुरानी पुरानी जो बिल्डिंग्स रहती हैं उनको पढ़ के, यानी कि जो पुराने पुराने सिक्के रहे हैं राजाओं के दौर पे, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंस्क्रिप्शन को देखेंगे, इंस्क्रिप्शन क्या होता है वो भी देखेंगे। तो पहला देखते हैं एशियंट बिल्डिंग, यानी कि जो पुराने पुराने बिल्डिंग्स हैं उनको बारे में, जैसे कि कुछ मंदिर हैं, जैसे कि खजुराहो करके मंदिर है, ठीक है, भुवनेश्वर करके मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, माउंट अबू करके मंदिर है। जो माउंट अबू है वो क्या है, एक मोज़ेक है, यानी कि एक मस्जिद है, जामा मस्जिद है, मोटी मस्जिद है, ठीक है। और कुछ फोर्ट भी है, जैसे ग्रेट फोर्ट, तुगलकबाद फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट, आगरा फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, पिलर्स जैसे कुछ है, कुतुब मीनार है, पिलर्स हैं, पैलेस है जैसे जैसलमेर है, जयपुर है, जोध है, एंड स्कोर ऑफ अदर बिल्डिंग, सारे क्या है एशियंट बिल्डिंग्स हैं। तो आपके 1 वर्ड में या 2 वर्ड में, यानी कि 2 आंसर, मतलब 2 नंबर में या 1 नंबर में आता है कि एशियंट बिल्डिंग के कुछ नाम बताइए, जिससे 2 या 4 नाम पूछेगा, ठीक है। तो ये सर बता दीजिएगा। टेम्पल में 1-2 याद रखिएगा, ठीक है। मस्जिद में 2 याद रखिए, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ठीक है। फोर्ट याद कर लीजिएगा, रेड फोर्ट, तुगलक फोर्ट, ठीक है। पिलर्स हो गए कुतुब मीनार, और वैसे ही प्लेसेस हो गए जैसलमेर। ये सर क्या एशियंट बिल्डिंग, यानी कि उन राजाओं के द्वारा या उन अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए मंदिर और कुछ बिल्डिंग्स हैं। अब आते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, देखो इंस्क्रिप्शन वो होता है जो लिखा जाता है पत्थरों पे, ठीक है, हाथों पे नहीं, मतलब हाथों के द्वारा नहीं लिखा, जो हाथों के द्वारा लिखा जाता है वो होता है मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि मेरे द्वारा लिखा गया। और इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये पत्थरों पे लिखा जाता है या स्टोन पे लिखा जाता है, ठीक है, या गुफाओं में जो पत्थर होते हैं उस पर लिखा जाता है, या कॉपर प्लेट पे लिखा जाता है। मतलब कि ये ऐसे इंस्क्रिप्शन होते हैं जो राजाओं के बारे में लिखे जाते हैं, मतलब कि ये राजा कितना बड़ा था, ठीक है, या उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो ये कह रहा है वेदर ऑन स्टोन और प्लेट्स कॉपर प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्ली मिडिवल पीरियड। जो भी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं यहाँ पर दिखाई जाती हैं, किसमें, इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो इंस्क्रिप्शन होता है जो राजाओं के द्वारा लिखवाया गया होता है, उनके जो मतलब सेनापति वगैरह होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो लोग इंस्क्रिप्शन यानी कि पहाड़ों पिलर्स पे या पत्थरों पे लिखते थे। क्या लिखते थे, ये उनके इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखते थे कि जो राजा है वो कैसा है, या जो इवेंट हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में लोग लिखते थे उस पत्थरों पे, ठीक है। डेट्स के बारे में लिखते थे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, मतलब इस तारीख को, इस डेट को ये सारा युद्ध हुआ था और क्या क्या इसका रिजल्ट निकला था, ठीक है, कितने लोग मारे गए थे, ठीक है। पर्सनल क्वालिटीज़ लिखते हैं रूलर की, कौन सा राजा कितना बड़ा था, या कौन सा राजा कितना दयालु था, या कौन सा राजा कितना अच्छा या बुरा था, ठीक है। रूलर्स के बारे में उनका रिलेशंस देखते हैं कि जैसे 2 राजा हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक राजा क्या है पाकिस्तान का और एक राजा इंडिया का है, तो उनके बीच में रिलेशन कैसा है ये उनके बारे में बताते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन हो सकता है आए या 3 नंबर में आएगा, ठीक है, आना होगा। तो क्या क्या लिखेंगे कि दे प्रोवाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट के बारे में, यानी क्या क्या घटनाएं घटी हैं, डेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट क्या क्या डेट्स हैं, ठीक है, क्वालिटीज़ के बारे में कि जो रूलर थे यानी कि जो राजा थे उनके क्वालिटीज़ क्या थी, या और उनके रिलेशंस वगैरह क्या थे, ठीक है, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो साधन यानी कि जो लॉ था या कानून था वो कैसा था। तो इनके बारे में बताता है कौन, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये था इंस्क्रिप्शन का डिटेलिंग। नेक्स्ट आता है हमारा कॉइन। कॉइन क्या कहता है कि अलग अलग राज्य में जितने भी राजा हैं वो सब अपना अपना कॉइन बनवाते थे, सोने का या पत्थर का। तो मतलब हर जब भी कोई राजा बदलता था, जैसे समुद्रगुप्त ने अपना कॉइन चलवाया, ठीक है, अशोका ने अपना कॉइन चलवाया। तो इस तरीके से कॉइन से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा राजा कितना बेहतरीन था, यानी कि अच्छा या बुरा था। फाउंड इन अबुडेंस, कॉइन जो है काफ़ी मात्रा में, अबुडेंस मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं सिक्के। थ्रू लाइट ऑन इंपॉर्टेंट डेट्स, उस पर डेट्स भी लिखी हैं और उनके सिग्नेचर भी हैं कि कौन से राजा के कौन सा सिग्नेचर हैं। जैसे कुछ कॉइन्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं हमारे हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, कि जो कौन से इवेंट हैं। जैसे जो राजा रहते थे जब सोने का सिक्का बनवाते थे तो उस पर अपना मोहर लगवाते थे, तो उस मोहर से पता चलता है कि ये सिक्का किस टाइम का है और किस राजा का है। तो हम सिक्के से भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं इतिहास के बारे में कि कौन सा सिक्का किस राज्य का है और किस राजा का है। तो एक तरह से सिक्का भी हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है राजा के बारे में और राजा के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक आता है लिटरेरी सोर्स, यानी कि जो कहानियाँ वगैरह थी, बायोग्राफीज जो राजा अपने लेखक के द्वारा लिखवाते थे अपने बारे में, ताकि जो फ्यूचर के लोग हों हमारे बारे में जान सकें, जो कि उसलिए तो पढ़ रहे हैं हम। क्रॉनिकल्स यानी कि जो कहानियाँ वगैरह थे उनके बारे में छपवाते थे। डॉक्यूमेंट जो थे यानी कि जो भी वो कांड किए थे वो अपने समय में उन सबको चीज़ों को लिखवाते थे कि हमने इस राज्य को जीता है, ठीक है। तो लिटरेचर एक कहानियाँ लिखवाते थे लेखक से। कह रहा जब ये लोग राजा थे, यानी कि जब आए थे ये लोग कौन, मुगल वगैरह, तो कब से कब तक थे ये, 8 सेंचुरी से लेकर 13 सेंचुरी तक। 13 से लेकर 18 तक कौन थे, अंग्रेज थे। जब ये 8 सेंचुरी से इंटर सेंचुरी में लोग क्या करते थे, किस पे लिखवाते थे इंस्क्रिप्शन को या कहानियों को, तो पाम लीव्स, पाम का एक पेड़ होता है, ठीक है, तो उस पर ये पत्तों पे लिखवाते थे। तो पत्ते क्या करते थे, संभाल के रखे जाते थे उनके एक अलमीरा में। फिर आता है बर्च बाग। बर्च बाग एक तरह का पेड़ होता है, दोनों पाम लीव्स भी और बाग भी, दोनों क्या एक तरह के प्लांट है जिनको पत्ते काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं। तो उनको वो लोग जो लेखक थे उस पर पत्ते पे लिखते थे उन राजाओं के बारे में, ठीक है। चमड़ों पे लिखा जाता था, यानी कि जो स्किन होते थे, यानी कि जो जानवर के चमड़े, पहले क्या होता था, शिकार जाते होता था, शेरों का शिकार होता था, हाथी का शिकार होता था, हिरन का शिकार करते थे राजा लोग। तो उसका जो चमड़ा होता था उस चमड़े पे क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे अपने बारे में, यानी कि अपनी कहानियाँ लिखवाते थे और अपने कांडों को लिखाते कि उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं, ठीक है। अब आता है 30 सेंचुरी से 18 सेंचुरी के बारे में, यानी कि लेटर मेडिवल पीरियड। ये कुछ उसके बाद एक ये लोग कहाँ पर आ गए, किताबों में आ गए। यानी इसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज अपने साथ क्या लाए, कॉपी और किताब पेन लाए, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब हम लोग को भी एक तरफ से फ़ायदा हुआ कि पढ़ना लोगों का बीच में स्टार्ट हुआ, नॉलेज बढ़ा कि ये सब गलत हो रहा है। तभी तो भगत सिंह वगैरह आए, लोग आए थे, यानी कि ग्रेट लीडर आए थे, महान लोग आए थे हमारे देश को आज़ादी दिलवाने के लिए, ठीक है। तो मतलब जो 8 सेंचुरी से लेके 30 सेंचुरी तक है वो लोग किस पे लिखते थे, पाम लीव्स पे, बर्च बाग्स पे और चमड़ों पे। लेकिन 30 सेंचुरी के बाद जब लोग अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज अपने साथ क्या लाए थे, कॉपी किताब लाए थे। उसके बाद ये जो भी ऑटोबायोग्राफीज थी, यानी कि जो भी कहानियाँ थी, जो भी कांड वगैरह लोग किए थे, पत्तों पर न लिख के लोग किस पे लिखने लगे, किताबों में लिखने लगे, ठीक है। तो वही कह रहा, रिटेन ऑन पेपर हैव बीन फाउंड सम ऑफ दीज ऑटोबायोग्राफीज अ मेमोरी बाबर मेमोरीज जहांगीर, यानी कि जो लोग बाबर और जहांगीर क्या हैं, मुगल के राजा हैं, जो कि अपनी कहानियाँ किस पे लिखवाते थे, किताबों पे, ठीक है। सर्टेन अदर बुक्स आर क्रॉनिकल्स ऑफ डिफरेंट ऑथर लाइफ एलेक्टिस रूलर डायनेस्टी, यानी कि जो किताबें वगैरह मिलती थी, यानी कि जो अभी भी मिलती हैं कहीं कहीं दफन हुई, तो क्या लिखता था, रूलर्स यानी कि राजा के बारे में लिखता था और उसके डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ होता था कि उसका जो डायनेस्टी था, यानी कि जो उसका राज्य था, साम्राज्य था, वो कैसा था, अच्छा था या बुरा था, ठीक है। ये सारी कहानियाँ जो कि हमें पास्ट के बारे में बताती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 8 सेंचुरी से लेकर 30 सेंचुरी तक किस पे लिखते थे, पाम लीफ से, बर्च के बाग पे और स्किन यानी कि चमड़ों पे। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद किस पे लिखने लगे, किताबों पे लिखने लगे। क्या लिखने लगे, वही चीज़, अपनी कहानियाँ और अपनी ऑटोग्राफी और कांड। कह रहा जब किताबें आई, जब अंग्रेज साथ अपनी किताबें लाए तो उस किताबों में क्या हुआ, धर्मों के बारे में भी लिखा जाने लगा। उसी में हॉली जो क्रिश्चियन वगैरह थे वो अपने जो उनका किताब है बाइबल, वो भी एक किताबें में लिखा गया था। तो वहीं से सारे चीज़ें बढ़ी। तो उसी तरह से हिंदू जो लोग थे वो भी अपना रामायण महाभारत जो भी पुराण वगैरह थे, उपनिषद थे, वो किस में लिखने लगे, किताबों में लिखने। उसी तरह से मुस्लिम भी जो भी उनका होता है, क्या होता है, एक तरह से कुरान होता है ना, तो कुरान भी जो लोग होते थे, मतलब जो उसके मतलब पंडित होते थे वहाँ के, जो भी कहा जाता है मुस्लिम धर्म में, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग होते थे वो भी लोग क्या करते थे, उस किताब में अपने धर्म के बारे में लिखते थे, ताकि जो फ्यूचर के लोग हैं इसको अच्छी तरह से जान सकें कि हमारा धर्म कितना बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से लोग उस किताबों में अपने ज्ञान को लिखते थे। यहाँ तक कि जो भारत में घूमने आते थे, अभी मैंने बताया ना कि अलग अलग से चाइना के लोग आते थे घूमने बुद्धिज़्म को लेकर। तो जब वो लोग आते थे, जब यहाँ देखते थे किताब छपा हुआ है, तो किताब में वो लोग क्या लिखते थे, इंडिया के बारे में लिखते थे। तो वही किताब अब हमको मिलता है एशियन टाइम से, जिसकी वजह से हमको पता चल पाता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था और क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, ठीक है, उन किताबों के द्वारा, उन ट्रेवलर्स के द्वारा। फिर आता है पेंटिंग। उन्हीं किताबों में पेंटिंग्स भी हुई जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन लेती हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे पेंटिंग्स है। जैसे पिकासो की पेंटिंग थी, मोनालिसा का पेंटिंग है, सारी किस में लिखा गया, किताबों के पन्नों में, यानी कि एक चार्ट पेपर में, जो कि पहले के लोग करते थे। उसके एशियन टाइम में कहाँ पर पेंटिंग की जाती थी, गुफाओं में, यानी कि जो दीवार होता था, पत्थर होता था, वहाँ पे लोग पेंटिंग करते थे। लेकिन किताब के आने के बाद क्या होने लगा, और अच्छी तरह से पेंटिंग करने लगे, उसमें रंग भरने लगे लोग। तो ये तरह का पेंटिंग था। ये तो मतलब सारे क्या थे, लिटरेरी सोर्स थे, मतलब लिटरेरी सोर्स मतलब कि कहानियाँ हैं जो राजाओं के बारे में और राजाओं के डायनेस्टी के बारे में बताती हैं हमको। यहाँ पर एक डिड यू नो करके दिया, आपको जानना जरूरी है। कह रहा है कि वहाँ उस समय में, यानी कि मेडिवल पीरियड में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। जैसे अभी प्रिंटिंग प्रेस, पन्ना प्रिंट होकर आया है ना, तो उस टाइम पे कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो उस समय में जो लिखा जाता था वही ओरिजिनल कॉपी भी क्या जाता था, आने वाले फ्यूचर में बढ़ाया जाता था। तो उसको काफ़ी अच्छे से, यानी कि सही तरीके से, ढंग तरीके से रखा जाता था ताकि ये ख़राब ना हो। लेकिन आजकल को जो किताबें हैं, क्लास हम लोग जो पढ़ते हैं क्लास 6-7 में, क्या करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, उसके साल भर के बाद देखें उस किताब तो ऐसा लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा
कुचल मुचल के क्या कर दिया गया है उसके साथ। इसीलिए काफ़ी किताबों को अच्छी तरह से रखा जाता है ताकि उनको भी रिस्पेक्ट मिल सके, ठीक है। मतलब भाई जिससे हमको ज्ञान मिल रहा है उसको कम से कम इज्जत तो दें, हम उसको रिस्पेक्ट दें। किताबों को अच्छी तरह से रखना चाहिए। तो ही कह रहा है उस टाइम में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इसलिए वैसे जो स्क्राइब वगैरह थे यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट थे या इंस्क्रिप्शन थे काफ़ी संभाल के रखे जाते थे उस टाइम पे। लास्ट टॉपिक आता है हमारा म्यूज़िक, यानी कि जब 80th सेंचुरी यानी कि जो मिडिवल पीरियड चल रहा था 8 से लेकर 18 सेंचुरी तक, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जब लोग आए यानी कि जब अंग्रेज़ आए यानी 30th सेंचुरी के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा अपने साथ म्यूज़िक लेते आए, जिसकी वजह से इंडिया में मतलब म्यूज़िक फैलता गया और पूरे देश में ऐसे ही फैलता गया। मतलब अंग्रेज़ के आने से कुछ फ़ायदे हुए थे लेकिन ज़्यादातर नुकसान हुए थे, ठीक है। तो म्यूज़िक के अलावा भी वो लोग क्या करते थे, गाने वगैरह सुनते थे। तो वही जो दिल्ली की सल्तनत था यानी कि जो मुग़ल रूलर्स थे यानी कि जो अकबर वगैरह थे, जहांगीर थे, वो लोग क्या करते थे अपने दरबार में मतलब सॉन्ग वगैरह गाते वगैरह थे, मतलब करवाते थे, ठीक है। तानसेन एक था, तानसेन एक बहुत अच्छा संगीतकार था कि अकबर मतलब उस टाइम पे, तो उन लोगों को इंटरटेन करता था। तो इससे म्यूजिक यहाँ पे दिया है, हमको लगा नहीं दिया होगा। एमॉन्ग देम वर नोन हु कुड बी कंपेयर्ड विद तानसेन। तानसेन एक बहुत अच्छा संगीतकार था जो कि जो ये लोग थे अंग्रेज़ के टाइम पे, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरीन गाने गाते थे या सॉन्ग वगैरह बजाते थे, ठीक है। किसके टाइम पे थे? मुग़ल के टाइम पे। कौन से? तानसेन से। इस तरीके से यानी कि उस समय से लेकर यानी कि मेडिवल पीरियड से लेकर अभी तक हम लोग क्या करते हैं, गाने को सुनते हैं। और कभी भी हमको टेंशन वगैरह होता है या प्रेशर वगैरह आता है तो गाने सुन लीजिए। कोई भी गाना आप लोग सुनते हैं तो उससे क्या होता है, एक मतलब एक काम डाउन मिलता है यानी कि चिल मिलता है, यानी कि चिल मतलब कि गाने का मतलब है कि शांति मिलता है, ठीक है। उस गाने से थोड़ा टेंशन कम हो जाता है। तो इसलिए मतलब गाना भी क्या है उस टाइम पे है। तो वही मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जो भी हम इस टाइम पे कर रहे हैं यानी कि 21वीं शताब्दी में जो भी हम कर रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे पी रहे हैं, चाहे पहन रहे हैं, चाहे घूम रहे हैं, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, करेंसी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पैसा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो सारा चीज़ कहाँ से क्रिएट हुआ है? मिडिवल पीरियड से, यानी कि 8 से लेके 80 सेंचुरी तक। यहाँ पर कुछ की टर्म्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए। पता है सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियाँ, मैंने बताया है, ठीक है, यानी कि 7 नदी। इंडस यानी इंडस क्या है? पर्चे नदी आता है जिसका मतलब सिंधु नदी होता है, जो कि पाकिस्तान को पानी जाता है इंडस नदी के द्वारा। टाइचू कौन था? चाइनीज़ था, जो कि इंडिया का नाम एक तरह से दिया गया था। मिडिवल पीरियड क्या है? वही 8 से लेकर 80 सेंचुरी तक जो सारा कांड यहाँ पर हुआ है वही हम पूरे हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम। इंस्क्रिप्शन यानी कि रॉक्स पे, पिलर्स पे और कॉपर प्लेट पे लिखा जाने वाला है। क्रॉनिकल्स यानी कि एक तरह से राइटर्स के द्वारा लिखा जाता था। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।